अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप सिंगापुर का ट्रिप प्लान करना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि सिंगापुर की इस ट्रिप पे कितना खर्च आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहसिन गुरकी और रिसेंटली मैं सिंगापुर के ट्रिप से वापस आया हूं और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि कंप्लीट कॉस्ट ब्रेकडाउन कि मेरा सिंगापुर में कितना खर्चा आया। तो हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट, वीज़ा, एयर टिकट, होटलिंग, खाने और कुछ एंट्री टिकट्स वगैरह के बारे में। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीट ब्रेकडाउन मिल जाएगा कि आपका कितना अप्रोक्सीमेटली खर्चा आ सकता है। और अगर आप मेरा एक्सपीरियंस डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे सिंगापुर की प्लेलिस्ट मौजूद है, जहां पर आपको मैं कंप्लीट गाइड कर रहा हूं, ताकि जब भी आप सिंगापुर जाए तो एक वो प्लेलिस्ट देखने के बाद आपको तमाम आइडिया हो जाए कि आप कहां कहां जा सकते हैं, कहां कहां घूम सकते हैं और बाकी तमाम चीज़ें भी। तो चलें अब वीडियो को शुरू करते हैं। खर्चों पे आने से पहले मैं एक बात आपके साथ शेयर करता चलूँ कि मैं जो भी एक्सपेंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मी एज अ सोलो ट्रैवलर है, और अगर आप ग्रुप के साथ और फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये खर्चे कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ टिप शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप पूरे एक दिन का हॉस्टल का एक्सपेंस बचा सकते हैं अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं। तो वो जानने के लिए आपको एंड तक जुड़े रहना पड़ेगा। तो मैं आपके साथ कंटिन्यूस जर्नी शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैं सिंगापुर में लैंड किया और किस तरीके से मेरा ऑन द गो खर्चा होता रहा, ताकि आपको आइटनरी और उसकी कॉस्ट साथ साथ मिलती जाए। इस तरीके से मुझे बताने में आसानी होगी और आपको समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं जी बेसिक गाइडलाइन से और उन मिस्टेक से जो मैंने की और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करें, ताकि आप अच्छा खासा बजट बचा सकते हैं और वही पैसे आप अपने एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात फ्लाइट की टाइमिंग, क्योंकि मैं थाईलैंड से ट्रैवल करके सिंगापुर आया था, तो मैंने जब फ्लाइट टिकट देखना शुरू की तो मैंने ऑब्वियसली सस्ती फ्लाइट को प्रेफर किया। तो मैंने 5 से 10 डॉलर बचाने के चक्कर में मैंने रात की फ्लाइट बुक की, जिसका अराइवल टाइम तकरीबन 11 बजे था। और आप सिंगापुर एयरपोर्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो चांगी एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है और आपको इमिग्रेशन क्लियर करते करते तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। और क्योंकि हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, अमूमन हमें इमिग्रेशन पर रोक लिया जाता है, जिसकी वजह से मेरा वो टाइम ज़ाया हुआ और मेरी आखिरी मेट्रो जो कि निकल गई। और आखिरी मेट्रो निकलने का नुकसान ये हुआ कि जिस तरीके से 4 से 5 डॉलर में अपने होटल पहुंच सकता था, मुझे एक टैक्सी करवा के जाना पड़ा, जो कि तकरीबन 20 से 25 डॉलर कम से कम आपको पड़ती है। तो ये कॉस्ट आप अगर बचाना चाहते हैं तो ठीक है, आप रात की फ्लाइट ले लें, मगर अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं और आप 2 से 3 दिन में आप अपने जो सिंगापुर का ट्रिप है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि सिंगापुर के एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें आपके पास है जूल चांगी, जो कि उनका बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है वो है। उसके अलावा आपके पास चांगी एक्सपीरियंस है, गार्डन्स हैं, जूल रेसिस क्वेस्ट है, वॉकिंग नेट, बाउंसिंग नेट, मिरर मेज और काफ़ी अलग अलग किस्म की चीज़ें हैं जो कि आप एयरपोर्ट के अंदर ही कर सकते हैं। और अगर आप रात के वक्त वहाँ पर लैंड कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी और आपके ये जो आइटनरी है वो काफ़ी आधी रह जाएगी। तो मेरा मशवरा ये है कि जब भी आप सिंगापुर ट्रैवल करना चाहें तो चाहे आपको टिकट 20 से 25 डॉलर भी महंगी मिले, मगर आप वो टिकट सेलेक्ट करें जिसका अराइवल टाइम दिन के 12 बजे का होगा या 12 बजे के आसपास, ताकि आपके पास 5 से 6 घंटे हो, ताकि आप एयरपोर्ट में एंजॉय कर सकें और इसके बाद आप सुकून से मेट्रो पे बैठ के पैसे बचा के अपने हॉस्टल पहुंच सकें। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि अगर आप लेट अराइवल टाइम में आते हैं तो आपका हॉस्टल का जो चेक इन टाइम होता है वो 12 बजे का होता है और आप एक दिन का बिला वजह पे करेंगे अगर आप रात के वक्त अराइवल टाइम करते हैं। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, चाहे टिकट थोड़ी सी महंगी मिले मगर आप जो दिन के वक्त की अराइवल की टिकट है वही बुक करें, इसका आपको लॉन्ग रन में बहुत फायदा होगा। और दूसरी गलती की बात करते हैं। दूसरी गलती ये थी कि हम पाकिस्तानी ज़्यादातर हम थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया और इसके साथ वियतनाम वगैरह का टूर इकट्ठे करते हैं, तो पाकिस्तान से बहुत कम लोग जो डायरेक्ट सिंगापुर ट्रैवल करके जाते हैं, क्योंकि सिंगापुर का ट्रिप वो 2 दिन का होता है तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर सिम कार्ड नहीं खरीदते। मैंने भी वही किया कि मैं मलेशिया जाकर सिम कार्ड खरीदूंगा और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जो सिंगापुर और मलेशिया की सिम है वो एक दूसरे कंट्री के साथ चलती रहती है। अगर आप सिंगापुर में कोई सिम खरीदते हैं तो वो मलेशिया में चल जाएगी और मलेशिया में खरीदते हैं तो सिंगापुर में चल जाएगी। तो मैंने बस थोड़े से डॉलर बचाने के चक्कर में वो सिम कार्ड ही खरीदी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हैसल का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुझे आप जब नई कंट्री में जाते हैं तो आपको मैप चूज़ करने पड़ते हैं। हालांकि सिंगापुर में काफ़ी जगह पे इंटरनेट अवेलेबल है, मगर फिर भी अगर आपके पास अपना 4G कनेक्शन या 5G कनेक्शन हो तो वो आपको काफ़ी आसानी होती है चीज़ों की प्राइजेस देखने में, करीब करीब मसाजिद देखने में, फूड कोर्ट्स देखने में। वो एक्सपीरियंस आपका काफ़ी बेहतर रह जाता है। तो आपने सिम ज़रूर खरीदनी है और सिम आपने एयरपोर्ट से हरगिज़ नहीं खरीदनी, क्योंकि जो सिम आपको एयरपोर्ट में मिलेगी तकरीबन 40 से 50 डॉलर से उनका वो पैकेज स्टार्ट होता है। तो आप अगर वही सिम 7-11 से जाकर लेते हैं तो आपको 12 से 15 डॉलर के अंदर अच्छी खासी सिम मिल जाती है। तो ये गलती आपने नहीं करनी, सिम आपने ज़रूर लेनी है और 7-11 से लेनी है। अगर आप 7-11 से सिम लेते हैं तो आप 30 से 35 डॉलर आसानी से बचा सकते हैं। और तीसरी गलती जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने बिल्कुल नहीं करनी, आपने होटल उस इलाके में बुक करना है कि जहाँ पर आपको खाना सस्ता मिले, क्योंकि सिंगापुर काफ़ी महंगा मुल्क है। तो अगर आप इस इलाके में रहते हैं कि जहाँ पर खाना और होटल्स महंगे हैं तो आपके बजट पे अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता है। कि मैंने ज़्यादातर जो चीज़ें देखनी थी फ्री आइटनरी वाली देखनी थी, ताकि मुझे उसकी टिकट्स पे ना करनी पड़े। तो मैंने जो होटल है वो क्लार्की कुए के पास, जो कि बोट कुए के बिल्कुल करीब है, वहाँ पर बुक किया, जिसका नुकसान मुझे ये हुआ कि वहाँ पर मुझे खाना काफ़ी महंगा मिला और होटल भी। होटल का मेरा जो एक्सपेंस था वो अच्छा खासा तकरीबन
$36 पर नाइट थे। और अगर यही होटल मैं लिटिल इंडिया के आसपास, जो कि थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, मगर क्योंकि सिंगापुर की जो मेट्रो है वो काफ़ी अच्छी है और आप एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से और बहुत कम वक्त में जा सकते हैं, तो अगर मैं वही होटल लिटिल इंडिया के आसपास बुक करता तो मुझे खाने के काफ़ी पैसे बच जाते। तो आपने ये गलती नहीं करनी। मैं कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि जो मैंने वहाँ पर पहली रात डिनर किया वो तकरीबन मुझे $15 में पड़ा, और अगले दिन जो मैंने लिटिल इंडिया में डिनर किया वो तकरीबन मुझे $5 में पड़ा। तो ये आप इसका वो एक्सपेंस का देख सकते हैं कि क्या हिसाब का। इसी तरीके से लिटिल इंडिया के आसपास जो हॉस्टल है वो $15 से $20 में आपको अच्छे हॉस्टल मिल जाते हैं, और जहाँ पर मैं रुका वहाँ पर मुझे $36 पर नाइट पे करने पड़े, जो कि काफ़ी हैफ्टी अमाउंट बन जाती है। तो आपने ये गलती नहीं करी। जब भी आप जाएं आप लिटिल इंडिया के आसपास हैं, ताकि आपको देसी खाना भी अच्छा मिल जाए, सस्ता मिल जाए, और आपका जो एक्सपीरियंस ओवरऑल है वो बेहतर रहेगा। तो ये थी बेसिक गलतियां जो मैंने की और आपने नहीं करी। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे एक्सपेंसेस में, और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीज़ा पे। वीज़ा की कॉस्ट पाकिस्तान में डिपेंड करता है कि आप कौन से एजेंट्स लगवा रहे हैं या इंडिपेंडेंट लगवा रहे हैं। अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो $30 जो कि फीस है वीज़ा की, वो आपको एम्बेसी को पे करनी ही करनी है, और इसके अलावा जो बाकी आपके डॉक्यूमेंट पे चार्जेस आएंगे वो सेपरेट है। मैंने क्योंकि ये एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था, तो मेरी जो कॉस्ट थी वो तकरीबन 18 से 20 हज़ार आई थी सिंगापुर के वीज़ा के लिए। और सिंगापुर के वीज़ा की बेसिक गाइडलाइन ये है कि सिंगापुर आप तब भी अप्लाई करें अगर आपकी उससे पहले थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने दुबई, सऊदी अरब या कोई और कंट्री ट्रैवल किया हुआ है, तो सिंगापुर का वीज़ा मिलना आपके लिए आसान है। और इसके वीज़ा के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट, आपका बैंक मेंटेनेंस लेटर, बाकी कुछ चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, और अगर आप अनमैरिड हैं तो FRC जो कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होगा। इस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट की गाइडलाइन है जो कि आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी, और आपको कुछ मसला हो रहा है तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल शेयर कर दूंगा। अब अगली बात करते हैं फ्लाइट्स की। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि पाकिस्तान से बहुत कम लोग फ्लाइट लेके सिंगापुर जाते हैं, ज्यादातर लोग मलेशिया से सिंगापुर या थाईलैंड से सिंगापुर ट्रैवल करते हैं, जो कि काफी सस्ता पड़ता है। इसी तरीके से मैंने भी फुकट से फ्लाइट लेकर सिंगापुर ट्रैवल किया था, जो कि मुझे पड़ी थी तकरीबन $70 के आसपास। और यहाँ पर एक और मिस्टेक मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि अगर आपकी आइटनरी फाइनल है और आपको पता है यहाँ पे किस किस दिन कहाँ कहाँ जाना है, तो आप ये फ्लाइट महीना 1.5 महीना पहले बुक कर लेंगे, तो आपको तकरीबन ये $30 से $50 के दरमियान में मिल जाएगी। क्योंकि मैंने ये फ्लाइट तकरीबन 48 घंटे पहले बुक की थी, तो आपको पता है जितनी आप डेट फ्लाइट बुक करेंगे उस प्राइसेस बढ़ती जाती हैं, और मुझे ये फ्लाइट तकरीबन $70 में इसी वजह से पड़ी थी। तो जी वीज़ा भी हो गया। तो जी जो मैंने गलतियाँ की वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दी, बेसिक गाइडलाइंस भी शेयर कर दी, वीज़ा कॉस्ट और फ्लाइट की कॉस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब हम शुरू करते हैं अपनी आइटनरी डे 1 से, कि जब मैं वहाँ पर लैंड किया और उसके बाद क्या क्या मेरे साथ वहाँ पर हादसा पेश आए और क्या क्या चीज़ें मैं वहाँ पर इंजॉय की। तो शुरू करते हैं अपनी आइटनरी। तो जैसे ही थाईलैंड से फ्लाइट लेके मैं सिंगापुर आया, तो जो पहला ब्लंडर मैंने किया वो ये था कि मैंने अराइवल कार्ड फिल नहीं किया। अराइवल कार्ड का मतलब ये है कि आपको एक लिंक मिलता है जहाँ पे आप, क्योंकि एयरपोर्ट पर जगह जगह पर उसके बारकोड्स लगे हुए हैं, आप उसको स्कैन करके आसानी से एक अराइवल कार्ड फिल कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी सारी पर्सनल डिटेल, आप कितने दिन के लिए रुक रहे हैं, कौन सा आपका होटल है, ये चीज़ें आप सारी उसमें इनपुट कर देते हैं। तो और आप जब इमिग्रेशन क्लियर करने लगते हैं तो आपको हैसल का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैंने जल्दी में ट्रेन पकड़ने के चक्कर में अराइवल कार्ड फिल करना भुला दिया था, तो मेरा वो मुझे इमिग्रेशन ने रोक लिया और काफी पूछताछ के बाद करीबन मुझे जाने दिया। मगर एक मिस्टेक है जो आपको नहीं कर। तो सबसे पहले अराइवल कार्ड फिल किया। अराइवल कार्ड फिल करने के बाद आपको जो करेंसी है वो आप एयरपोर्ट से ही एक्सचेंज करवा सकते हैं, कि जैसे कि मैंने बताया कि सिंगापुर में लोग करीबन 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं रहते। अगर आपने सिंगापुर सारा भी देखना हो तो 5 से 6 दिन आपके लिए मैक्सिमम है। इसके बाद सिंगापुर में ज्यादा कुछ देखने को बाकी बचता नहीं। छोटा सा मुल्क है, आप बड़ी आसानी से जो मेन अट्रैक्शन हम 2-3 दिन में देख लेते हैं। तो इसके बाद आपने एयरपोर्ट से करेंसी एक्सचेंज करवानी है, जो कि रेट आपको आप 2-3 शॉप से तकरीबन सेम ही होता है। आप करेंसी एक्सचेंज करवाएं और इसके बाद सुकून से आप मेट्रो पे चले जाएं अपने हॉस्टल। क्योंकि मेरे पास मेट्रो की एक्सेस नहीं थी, क्योंकि मैं लेट हो गया था, तो मैंने वहाँ से फिर एक ग्रैब बुक की, क्योंकि मुझे पड़ी $25 में, और $25 दे के मैं पहुंचा अपने होटल, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। उसके बाद डिनर किया, और डिनर के लिए मैंने वहाँ पर खाई बिरयानी। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप साउथ इंडियन या किसी और रेस्टोरेंट, बंगाली रेस्टोरेंट से कुछ खाना ऑर्डर कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप देख लें कि आप क्या ऑर्डर कर रहे हैं। क्योंकि मैंने मटन बिरयानी ऑर्डर की, एंड व्हाट आई गेट वाज मटन कोरमा, और उसके साथ चावल थे और थोड़ा सा सलाद था। एंड मुझे पूछने में पता चला कि जिस इलाके का ये रेस्टोरेंट है वहाँ पर बिरयानी इसी तरीके से होती है। तो अगर आपका बिरयानी खाने का दिल है तो आप पहले पूछ लें कि कौन सी बिरयानी है, फिर आप उसका पे करें और आप खाना एंजॉय कर सकते हैं। तो जो पहले दिन की जो डिनर की कॉस्ट है वो मुझे पड़ी $15, और उसके बाद पहला दिन मेरा हुआ खत्म। और अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने देखने शुरू की वहाँ पर फ्री जो भी उनकी चीजें थी देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं गया मौलाना मोहम्मद अली जौहर मस्जिद, जो कि बरसगीर के बड़े ही मशहूर शख्सियत है, उनके नाम पे एक मस्जिद थी। वो मस्जिद देखने के बाद मैंने वहाँ पर बोट पे, जो कि उनका एक बड़ा ही प्यारा इलाका है, बहुत ही प्यारी कैनाल है, और वहाँ पे मेरे ख्याल में जो देखने में प्लीजिंग मंजर है, वन ऑफ द बेस्ट मंजर है वहाँ पर देखने के लिए। बोट पे बड़ी प्यारी कैनाल है, वहाँ पर कैनाल की क्रूज भी ले सकते हैं, और आपको जो सिंगापुर की मेन अट्रैक्शन है वो सारी दूर दूर से नजर आ जाती है। क्योंकि खाने का टाइम था तो बोट पे, जैसा कि मैंने बताया कि महंगा इलाका था, तो वहाँ पर मैंने एक इंडियन रेस्टोरेंट से दाल मखनी ट्राई की। टेस्ट उसका बहुत अच्छा था और उसकी प्राइस भी बहुत अच्छी थी। तो वो जो मुझे लंच था तकरीबन $25 में कॉस्ट किया। और आप देख सकते हैं कि मैं आपको बता रहा था कि आपने लिटिल इंडिया के आसपास रहना। $25 का लंच करने के बाद मैं सबसे पहले चला गया विक्टोरिया म्यूजियम, जो कि आप विक्टोरिया म्यूजिक हॉल भी कहते हैं। बड़ी प्यारी उसकी आर्किटेक्चर है, फ्री एंट्री है, आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अक्सर वहाँ पर डिफरेंट एग्जीबिशन भी लगी होती हैं, जो आप वो भी वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं अगर अवेलेबल है। तो विक्टोरिया म्यूजियम देखने के बाद मैं चला गया सिंगापुर की सबसे
सबसे मशहूर अट्रैक्शन में जो कि है मरलाइन। वो आपने देखा होगा कि वो शेर का मुजस्मा है जिसके वो मुंह से फुवारा निकलता है, वो उनका बहुत ही एक मशहूर स्टैचू है। तो वहाँ गया, वहाँ पर कुछ पिक्चर्स ली और उसके बाद मजीद चलता हुआ मैं चला गया रेड डॉट डिज़ाइन म्यूजियम। रेड डॉट डिज़ाइन म्यूजियम अगर, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे ये चीज़ बहुत फैसिनेट करती है कि मैं डिफरेंट इलाकों में जाकर उनके म्यूजियम देखूँ, स्पेशली डिज़ाइन रिलेटेड। तो वहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत सी चीज़ें, हर चीज़ बड़ी प्यारे तरीके से डिज़ाइन करके रखी गई थी। अगर आप रेड डॉट डिज़ाइन म्यूजियम देखना चाहते हैं तो इसकी टिकट एंट्री फ्री है, मगर इसके 2 पार्ट्स है। अगर आप इसका जो मोर एक्सक्लूसिव आर्टिकल्स है वो देखना चाहते हैं तो उसकी कोई टिकट है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप रेड डॉट डिज़ाइन म्यूजियम का एक्सक्लूसिव पार्ट देखना चाहते हैं तो उसकी टिकट $25 है। अगर आप ये पे करके देखना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। और उसके बाद क्योंकि हम पाकिस्तान से और पाकिस्तान में हमें एप्पल स्टोर्स अवेलेबल नहीं है, तो मेरा जब भी ऐसी कंट्री में जाऊँ जहाँ पर एप्पल स्टोर्स अवेलेबल है तो मेरी होता ज़रूर है कि मैं वहाँ पर जाकर एक बार एक्सपीरियंस करूँ। मैंने थाईलैंड में भी किया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मगर जो सिंगापुर का एप्पल स्टोर है उसकी तो बात ही अलग थी। बहुत ही खूबसूरत उसका आर्किटेक्चर था, पानी के बिल्कुल दरमियान में एक बड़ा से बोलनुमा उनका एक स्टोर था। मैंने वहाँ पर गया, वहाँ पर एंजॉय किया और वहाँ पर अगले दिन के लिए मैंने बुक की एप्पल विजन प्रो की जो थी एक्सपीरियंस, वो मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड डे मैंने उसको कैसे किया। एप्पल स्टोर देखने के बाद मरीना सैंड, जो कि उनका बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है और बहुत खूबसूरत शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर एक छोटी सी कैनाल भी है। तो अगर आप फैमिली के साथ हैं तो उस कैनाल में जो कश्तियाँ हैं उस पर आप क्रूज भी ले सकते हैं, बहुत ही मजे का एक्सपीरियंस होता है। तो मरीना सैंड गया और मरीना सैंड मॉल के बाद जो मेरी पहले दिन की सबसे खूबसूरत चीज़ थी वहाँ पहुंचा, जो कि है, अगर आपने सिंगापुर की पिक्चर्स कभी भी आपने गूगल की हैं तो आपको नजर आएगा बहुत बड़े बड़े गार्डन, जिसको गार्डन्स बाय द बे भी कहते हैं। तो गार्डन्स बाय द बे बहुत ही खूबसूरत जगह है और बिल्कुल फ्री है। अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको तकरीबन 5 कॉन्टिनेंट्स के बहुत ही मशहूर दरख्त वहाँ पर देखने को मिलेंगे, पौधे देखने को मिलेंगे लाखों की तादाद में, और एक कहने के एक मैन मेड फॉरेस्ट है और बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप प्लांट लवर हैं तो आपको वहाँ पर तकरीबन 1000 साल पुराने ओलिव ट्री भी देखने को मिल सकते हैं। गार्डन्स बाय द बे फ्री है, मगर वहाँ पर उनकी सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी है। अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो उसकी तकरीबन $10 के आसपास टिकट है और बच्चों के लिए $6 है मेरा ख्याल में। तो अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आप सिंगापुर का पूरा व्यू लेना चाहते हैं तो आप वो सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी पर भी जा सकते हैं। मगर मैं कहूँगा अगर आपने सिंगापुर का वाकई ही अच्छा व्यू लेना है तो आप स्काई पार्क ऑब्जर्वेटरी में जाएं, जो कि बिल्कुल करीबी है और वहाँ की टिकट तकरीबन $40 से $50 के आसपास हो सकती है। मगर फिर सिंगापुर में जब भी आप ये चीज़ गूगल करेंगे तो काफ़ी डिफरेंट वेबसाइट हैं जहाँ पर आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं और आप $5 से $6 बचा भी सकते हैं। तो डू योर रिसर्च बिफोर यू वांट टू विजिट दीज थिंग्स इन सिंगापुर, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट एप्लीकेशंस भी हैं, जिस तरह क्लू की एप्लीकेशन है और booking.com है, जहाँ पर आपको बंडल ऑफर्स भी मिल जाती हैं, जहाँ पर आप कुछ पैसे बचा के मल्टीपल ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं। तो खैर मैं फिर पहुंचा गार्डन्स बाय द बे पे और मैं अभी वो सब कुछ देख के हैरान हो ही रहा था और मुझे लिटिल इंडिया के लिए निकलना था। तो मुझे देखने को मिला कि काफ़ी लोग यहाँ पर चटाइयाँ और पता नहीं क्या क्या लेकर आए हुए हैं और ज़मीन पर बैठ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा क्यूरियस हुआ कि क्यों लोग सारे यहाँ पर जमा हो रहे हैं, क्योंकि जैसे शाम हो रही थी थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि वहाँ पर बहुत ही मज़े का एक लाइट शो भी होता है। लाइट शो में दरख्तों से बड़ी बड़ी खूबसूरत लाइट्स और उसके साथ एक म्यूज़िक होता है, तो जो कि बड़े प्यारे तरीके से सिंक होता है। तो स्क्रीन पे आप उसके मनाजिर नज़र आ रहे होंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है जो कि आप सिंगापुर में कर सकते हैं। और अगर आप सब बच्चे हैं या आप फैमिली के साथ हैं तो दिस इज़ अ मस्ट टू एक्सपीरियंस। 100% फ्री है, कोई इसके चार्जेस नहीं है और यू विल हैव द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। तो जैसे ही मैं वहाँ से फारिग हुआ बिल्कुल साथ ही उसके मेट्रो है और मेट्रो में बैठ के मैं चला गया लिटिल इंडिया। लिटिल इंडिया कहने के, अगर आपको इंडिया देखने का शौक़ है, खासतौर पे साउथ इंडिया देखने का शौक़ है, तो लिटिल इंडिया में आपको साउथ इंडिया की बहुत अच्छी वाइब्स मिल सकती हैं। और मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, मगर अगर आप लिटिल इंडिया जाना चाहते हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप तकरीबन असर के आसपास वहाँ पर जाएँ, तकरीबन 3 से 4 बजे के आसपास। तो आपको वहाँ की सबसे अच्छी वाइब्स नज़र आएंगी। वहाँ पे खाना बहुत सस्ता है, आप अगर इंडियन शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो भी आपको वहाँ से काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो लिटिल इंडिया घूमने के बाद मैंने वहाँ पर एक टेका फूड स्ट्रीट है, जो कि यहाँ पर आपको इंडियन और पाकिस्तानी काफ़ी खाने मिल जाते हैं। वहाँ से मैंने पालक पनीर का डिनर किया, जो कि तकरीबन मुझे पड़ा $5 में। उसके बाद $4 से $5 का ऑरेंज जूस लेके $4 की टिकट लेके मैं आ गया अपने हॉस्टल वापस। ये था मेरा दूसरा दिन। और दूसरे दिन के बाद अब हम करेंगे रेस्ट और उसके बाद हम देखेंगे कि तीसरे दिन में मैंने क्या हल्ला गुल्ला किया, क्योंकि तीसरा दिन मेरा सिंगापुर का ट्रिप का बेस्ट डे था। तो जी दूसरे दिन का आगाज़ मैंने किया एप्पल विजन प्रो की टेस्टिंग से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने उसका एक डेमो बुक किया था और मुझे ये एप्पल की प्रोडक्ट काफ़ी फैसिनेट कर रही थी, तो मैंने जैसे ही उसका वो डेमो लिया, इट वाज रियली वर्थ इट। अगर आप सिंगापुर में कभी जाएं तो अगर आप एप्पल की प्रोडक्ट्स में खासतौर पे AR VR में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये प्रोडक्ट लाजमी टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद तकरीबन मैंने $8 मेट्रो को पे करके मैं गया यूनिवर्सल स्टूडियोज़। आप सोच रहे हैं कि $8 काफ़ी महंगी है, क्योंकि यूनिवर्सल स्टूडियोज़ काफ़ी दूर था जहाँ पर मैं था, तो मुझे 2 ट्रेन चेंज करके जाना पड़ा था, तो टोटल कॉस्ट मेरी $8 के आसपास आई। उसके बाद मैं गया यूनिवर्सल स्टूडियोज़, वहाँ पर जाके मैंने उसकी टिकट परचेज़ की। तो यहाँ पर एक और मैं सजेशन आपको दूंगा कि अगर आप इसकी टिकट एडवांस में ऑनलाइन बुक कर सकते हैं तो वो ज़रूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है और आपको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा क्यू में लग सकता है। तो अगर आप ऑनलाइन टिकट परचेज़ करते हैं डिफरेंट वेबसाइट से तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, जिससे आप $4 से $5 बचा भी सकते हैं।
तो मैंने जो टिकट परचेज़ की वो मुझे पड़ी $73 में, मगर अमूमन इसकी प्राइस $70 to $80 के आसपास होती है। यहाँ पर एक बात जो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियोज़ जाना चाहते हैं, और आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आप सिंगापुर गए हैं तो एक पूरा दिन आप यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के साथ स्पेंड करें। अगर आपके साथ फैमिली या बच्चे हैं तो फिर तो ये मस्ट है, इसके बगैर आपका सिंगापुर का ट्रिप पूरा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इनका एक्सप्रेस पास लें, जिसके तकरीबन $25 से $30 एक्स्ट्रा पड़ते हैं। अमाउंट बड़ी बन जाती है, मगर इसका फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ है उसको एक्सपीरियंस करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि हर जगह पर हर अच्छी राइड पे बहुत लंबी क्यू थी। तकरीबन आपको घंटा डेढ़ घंटा भी वेट करना पड़ सकता है। तो अगर आपके पास एक्सप्रेस पास है, आप जाते हैं विदिन 5 से 10 मिनट आप राइड लेके वापस आ जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर मैंने रेगुलर पास के साथ 5 राइड्स ली थी, तो अगर आपके पास इसका एक्सप्रेस पास है तो तकरीबन आपसे 15 आसानी से 15 राइड्स आप ले सकते हैं, जो कि टोटली वर्थ इट। क्योंकि अगर आपने लाखों का खर्चा करके आप पहुंच ही गए हैं तो अगर $20-30 बचाकर आप अपना दिन खराब कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टायरिंग प्रोसेस होता है, गर्मी भी होती है। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप एक्सप्रेस पास लें। जैसे ही आप उस यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में जाएं, आप वहाँ पर बहुत मज़े के वो शोज़ देख सकते हैं, आप वहाँ पर मूवीज़ देख सकते हैं, आप वहाँ पर लाइव एंटरटेनमेंट्स देख सकते हैं। खासतौर पर बच्चों के लिए तो वो इट कैन बी हेवन, ठीक है। उसके बाद जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है वो वहाँ पर है वाटर स्टंट शो का। अगर आप सिंगापुर जाएं, यूनिवर्सल स्टूडियोज लाजमी जाएं, और यूनिवर्सल स्टूडियोज की जो बेस्ट पार्ट है वो वहाँ पर लाइव वाटर शो है। आपको ऐसा एक्सपीरियंस लगता है जैसे आप रियल मूवी देख रहे हैं। बहुत एक्शन पैक्ड इवेंट होता है और इट्स अ मस्ट ट्राई, और तकरीबन ये आपको आधे से पौने घंटे में फारिग कर देते हैं, और यू विल बी वे मोर हैप्पियर व्हेन यू लीव दिस। ओके जी, तो अब हो गया सिंगापुर का यूनिवर्सल स्टूडियो से निकल के वहीं से मैंने खाना खाया एक अमेरिकन चेन से मेल्स ड्राइव इन। वहाँ से मैंने बर्गर खाया जो कि तकरीबन मुझे $10 के आसपास कॉस्ट किया, और वापसी की $8 की ट्रेन की टिकट लेकर मैं आ गया अपने रूम में वापस। तो स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि मैं भी आपके साथ एक टिप शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप अपने एक दिन का पूरा खर्चा हॉस्टल का बचा सकते हैं, क्योंकि आखिरी दिन मैंने पूरा सिंगापुर के यूनिवर्सल स्टूडियोज में स्पेंड करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने तकरीबन से 2 दिन के लिए अपना हॉस्टल बुक किया और सुबह 6-7 बजे मैंने चेकआउट कर लिया। और क्योंकि मैंने वहाँ पर नोटिस किया था कि जो वहाँ पर हॉस्टल्स हैं वो काफ़ी पैक्ड हैं और सारे लोगों का सामान एक ही जगह पर पड़ा होता है, हर किसी को कोई पता नहीं होता कि किसका बैग कौन सा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक दिन कम बुक करके आसानी से यहाँ से चेकआउट कर लूँ, मेरा सामान यहीं पे पड़ा रहेगा, सिक्योर रहेगा। क्योंकि सिंगापुर में जो कैमरा सर्वेलेंस है वो काफ़ी अच्छी है और आपका सामान कहीं भी गायब नहीं होता। तो मैंने सुबह चेकआउट किया, तो मैं स्कूल के बाद सारा दिन घूम फिर के शाम को वापस आया। मैं अपने हॉस्टल वापस गया, वहीं पे मैंने फ्रेश हुआ, वहीं पे मैंने 2 से 3 घंटे रिलैक्स किया, और ऑल फॉर फ्री। और एंड पे जब मेरा टाइम हुआ बस पकड़ के मलेशिया जाने का, तो मैंने अपना सामान पकड़ा एंड मलेशिया चला गया। तो ये तरीका है जिस तरीके से आप अपने $30 से $35 आखिरी दिन के बचा सकते हैं। और आई विल हाईली रिकमेंड कि आप आखिरी दिन अपनी रात की बस बुक करें, जिसकी बात आपके साथ आगे आने वाली वीडियोस में करूंगा, जब मैं मलेशिया की आइटनरी आपके साथ शेयर करूंगा किस तरीके से आप सस्ते दामों आसानी से सिंगापुर से मलेशिया जा सकते हैं और किस तरीके से आपको अपना आखिरी दिन प्लान करना चाहिए। तो जी ये था मेरा खर्चा अब तक का। तो अब जी मैं आपके साथ टोटल कॉस्ट शेयर करता हूँ कि टोटल कॉस्ट मेरी कितनी आई। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट को मेरा तकरीबन $50 से $60 खर्चा आया, और अगर इसमें मैं थाईलैंड से सिंगापुर की फ्लाइट भी ऐड कर सकता हूँ, तो टोटल मेरा खर्चा जो ट्रांसपोर्ट है इंक्लूडिंग फ्लाइट आया वो आया $125। और उसके बाद फूड के मेरे टोटल लगे $60, होटल के मेरे लगे $72 विच इज़ फॉर 2 नाइट्स। और तीसरा जो दिन सारा मैंने अपना सामान वगैरह वहाँ पे रखा, फ्रेश हुआ, वो तकरीबन फ्री में पड़ा मुझे। उसके बाद मिसलेनियस चार्जेस, इसमें थोड़े बहुत आपके कह सकते हैं कि स्नैकिंग वगैरह हो जाएगी, या आप उसमें कह सकते हैं कि आपने कुछ शॉपिंग की हो, सोवेनियर्स वगैरह, तो $25 उसके। और उसके बाद यूनिवर्सल स्टूडियोज की टिकट मुझे पड़ी $73 की। और इसके अलावा मैंने कुछ स्पेसिफिक शॉपिंग वहाँ से की थी, वो जो तकरीबन पड़ी मुझे $50 में। तो जो टोटल मेरा खर्चा वहाँ पर हुआ वो हुआ $405 इंक्लूडिंग दी फ्लाइट। अगर आप फ्लाइट वहाँ से निकाल देते हैं तो तकरीबन $330। इसमें मजीद आपके $50 हैं जो शॉपिंग के हैं। अगर आप शॉपिंग के $50 भी निकाल देते हैं तो मेरा जो खर्चा वहाँ पर हुआ वो हुआ $270। मेरी ज़ात के हवाले से कि मैं वहाँ पर कैसे रहा, कैसे खाया पिया। और अगर आप वो गलतियाँ नहीं करते जो गलतियाँ मैंने की हैं, तो मेरे ख्याल में तकरीबन आप $150 से $200 के अंदर आप अपना 2 दिन का सिंगापुर का ट्रिप आसानी से प्लान कर सकते हैं, जिसमें 2 दिन और 2 रातें शामिल हो सकती हैं। और ये जो सारी आइटनरी मैंने आपके साथ शेयर की, इसमें से यूनिवर्सल स्टूडियोज ऐसी चीज़ थी जिसका मैंने पे किया, और बाकी सारी आइटनरी फ्री थी। तो सिंगापुर में काफ़ी चीज़ें हैं करने को। अगर आप वहाँ पर पैसा स्पेंड करना चाहते हैं तो दुबई की तरह वहाँ पर बहुत ज़्यादा करने वाली चीज़ें हैं, और आप अच्छे खासे पैसे वहाँ पर लगा के आ सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप 4 दिन का ट्रिप भी करते हैं, जिसमें आप सिंगापुर की काफ़ी पेड अट्रैक्शन भी देखना चाहते हैं, जिसमें उनकी वो कह लें कि जिप लाइन्स हैं, उनमें उनकी गंडोलास हैं, उनमें उनके आके स्काई डेक ऑब्जर्वेटरीज हैं, और बाकी काफ़ी चीज़ें हैं, तो आप तकरीबन अगर आपके पास $1000 का बजट है तो आप 4 से 5 दिन का सिंगापुर का बहुत अच्छा ट्रिप कर सकते हैं और बहुत अच्छी लोकेशन में रह सकते हैं। तो जी ये था मेरा आज का सारा कॉस्ट ब्रेकडाउन। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है या कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, ताकि मैं इस तरह की मजीद वीडियोस बना सकूं और मजीद जगह पे जाके आपके लिए ट्रैवल गाइड्स बना सकूं। तो मैं आपसे मिलता हूं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।